हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड, और उसी में हमारा चैप्टर चल रहा था 8 नंबर में राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1957 के दशक के बीच जो हमारे राजनीतिक आपके संगठन हुए हैं उनको हम देख रहे थे। पिछले अध्याय में हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ा उनको स्टेप रूप में हमने देख लिया। उसके बाद हमने राष्ट्रवाद का जो उदय है उनके विषय में हमने देखा और एक एक करके आपका बात की, एक एक करके हमने इन सबको देखा, महसूस किया, सबको हमने चीजों को बहुत अच्छे से देखा और इसी में हमने गौर करके हमने इन सारी चीजों को पढ़ा। तो कल मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ और मैंने बताया कि 1885 में कैसे आपका 72 लोगों के प्रतिनिधि ने मिलकर कांग्रेस की स्थापना की और बॉम्बे में इस सभा को भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसको देख चुके थे। लंदन में हमने देखा कि लंदन में कौन रहते थे, दादा भाई नौरोजी। और जिस समय कांग्रेस गठन हुआ उस समय कांग्रेस में आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोसा मेहता, दयाउद्दीन तयाजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ, ये सारे लोग यहाँ पर आपका थे। इनको आप अच्छे से महसूस कर सकते हो इनका होना, और आपने इनको देख लिया। कांग्रेस के विपक्ष में बोलने का प्रयास कौन कौन लोग था जो कांग्रेस के विपक्ष में बोलते थे। ठीक, ये हमने इसमें माध्यम से आपका पढ़ने का प्रयास किया। बहुत सारे आर्म्स एक्ट है। 1878 में आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया जो स्थानीय प्रेस पर था, गोरों और कालों का भेदभाव था। इन सब चीजों को हमने पढ़ा और हमने देख लिया। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता मेरा जन्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये नारा, ये स्टेप देने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़े करने लगे। कैसे तौर तरीकों पर? बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेता अमूलवादी परिवर्तन का उद्देश्य पद्धतियों के अनुरूप काम करने के लगे थे। उन्हें निवेदन की राजनीति थी, नरमपंथियों की आलोचना की, आत्मनिर्भरता थी, रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया गया। उनका कहना था कि लोग सरकार के नेक इरादों पर ही नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने किसकी आलोचना की कि जो आपके नरम दल के लोग हैं वो आपके निवेदन के माध्यम से अपनी राजनीति करते हैं, और उन नरमपंथियों की उन्होंने आलोचना की कि आप नकारात्मक, मतलब आप निवेदन करते हैं कि अंग्रेजों के सामने, देखिए दो दल थे, एक गरम दल था, एक आपका नरम दल। गरम दल ये बोलता था कि आप अंग्रेजों के सामने याचनाएं क्यों करते हैं, आप निवेदन प्रतिवेदन उत्तर क्यों भेजते हैं कि श्रीमान ये कर दीजिए, हमें आपसे उम्मीद है, ऐसा क्यों करते हो, हमारा देश है, हमारी मांग है, हमारा राष्ट्र है, हमारे अनुसार चलेगा, लेकिन आप हमेशा प्रतिवेदन देते हो, ऐसा क्यों है। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। तो ये सारी चीजों को हमने आपका इसमें देख लिया। ठीक, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। अब आप जानते हैं 1905 में वायसराय क्या कर देता है, बंगाल विभाजन कर देते हैं। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रांत था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब अंग्रेज भारत आए थे सबसे बड़ा भारत का प्रांत कौन सा था, तो सबसे बड़ा प्रांत था उस समय का बंगाल प्रांत। इसको ब्रिटिश बंगाल कहते थे। इसमें क्या था, जो वर्तमान का बिहार और कुछ हिस्से उड़ीसा के बंगाल का हिस्सा था। यानी कि ये जो आपका बंगाल है, बंगाल के साथ में बिहार और बिहार के साथ में चला गया उड़ीसा। यानी कि बहुत बड़ा आपका एक क्षेत्र था जो आपका बंगाल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। इसका प्रशासनिक सुविधा का ध्यान रखना है और उसी के ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना भी जरूरी है। प्रशासकीय सुविधा का मतलब यह था कि इसे किसी की सुविधा मिलने वाली थी, जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारी को फायदे में था कि अगर इस तरीके का हाथ चलेगा तो जितने भी तालुकेदार हैं, अंग्रेजी अफसर हैं, व्यापारी, उनको फायदा होगा। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग कर दिया
अलग करने की बजाय पूर्वी बंगाल को अलग करके असम में मिला दिया। यानी कि उन्होंने इस तरीके से सेपरेशन किया कि जो बहुमूल्य क्षेत्र है उनको अलग कर दिया गया, जो आपके मुस्लिम लोग हैं उनको अलग कर दिया, मुस्लिम लोगों में जो आपके क्षेत्र था उसमें जो आपके बंगला भाषी थे वो अल्पभाषी हो गए, और पश्चिमी में क्या कर दिया, जो आपके बंगला भाषी आपके बहुमत में हो गए और मुस्लिम अल्पसंख्यक हो गए। तो इस तरीके से बांटा, पूर्वी भाग को अलग करके किसमें मिलाया, असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि बंगाली राजनेताओं का प्रभाव पर अंकुश लगाया जा सके। और आप जानते हैं जितने भी क्रांति का गढ़ था, जितनी भी क्रांतिकारी घटनाएं होती थी, जितनी भी क्रांतिकारी एक्टिविटी थी, ये सारी कहां से होती थी, ये आपका सारी बंगाल से ही निकलती थी। बंगाल इनका मुख्य केंद्र बिंदु था, बंगाल से ही ये सारी चीजें पनपती थी, बंगाल से ही ये सारी चीजें होती थी। इसलिए सरकार ने बंगाल का पलटने का फैसला किया। ठीक, बंगाल विभाजन के बाद देश में गुस्से की लहर फैल गई। जैसे बंगाल विभाजन हुआ, लोगों ने बड़ी मात्रा में अपना विरोध प्रकट किया और गुस्से की लहर फैली। मध्यम वर्गीय और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ों का इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। जो संघर्ष के उपज थे उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। आंदोलन बंगाल की सबसे बड़ी ताकतवर थी, परंतु इसके आपके इलाके भी थे। कैसे थे इसके इलाके भी आपको देखने के लिए मिले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों लोग जुलूस में शामिल हो गए। कैसे हो गए, हजारों लोग आपका जो थे जुलूस में इसमें शामिल हो गए। ठीक, तो जो जुलूस था इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब देखिए, भारी गुंजाइश आपका सुनाई दी। तो उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम नामक आंदोलन चला। अब जैसे ही 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया, तो भारत का बहुत सारा ऐसा हिस्सा था जहां पर आपका विरोध व आपका प्रदर्शन हुआ। कैसा हुआ, विरोध प्रदर्शन आपका हुआ। किस लिए कि बंगाल जो आपका विभाजन किया गया है, इस विभाजन को आपका निरस्त किया जाए। क्या किया जाए, निरस्त किया जाए। क्योंकि ये जो बंगाल विभाजन हो रहा था ये बेसिकली किसके आधार पर हो रहा था, ये बंगाल विभाजन जो है आपका, ये बेसिकली आपका राजनीति की जो आप क्रांतिकारी उठ रही थी, जो राजनीति आपका प्रखर हो रही थी, अंग्रेज उसको तोड़ना चाहते थे, उसको कमजोर करना चाहते थे। इसलिए ये आंदोलन आपके खड़े हो रहे थे और यही मंशा थी अंग्रेजों की कि उसको खत्म किया जा सके। और इसलिए ये सारी चीजें आपकी पनप रही थी और ये सारी चीजें आपकी जन्म ले रही थी। यही कारण था अंग्रेजों का और यही उनकी मंशा थी कि कुछ भी हो सके हमको ये राजनीति को आपका कम करना है। इसलिए बंगाल में आपका आंदोलन बंगाल विभाजन किया गया। यह है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बात की थी कि जो स्वराज है, स्वराज मतलब हमारा स्वयं का राज, यानी कि जो लोग जिस देश में बसते हैं उन्हीं का राज होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक इसके पक्षधर थे और इसको हमने आपका बहुत अच्छे से आपका देख लिया और बात की। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इतना हम लोग आपका देख चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो फिलहाल बंगाल विभाजन क्या था, क्या उसमें मंशा थी, चलिए एक बार देख लीजिए, अच्छे से बताइए। किसी कोई क्वेरी, किसी कोई डाउट आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते। देख लिया आपने? चलिए अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन ने, अब इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया उसके विरोध में कुछ आंदोलन चलाए गए। जैसे स्वदेशी आंदोलन,
ब्रिटिश शासन का विरोध किया, स्वयं सहायता समूह, विदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। स्वराज में आपका अमूलवादी परिवर्तन ने जनता को लामबंद करने और ब्रिटिश स्थानों पर या वस्तुओं का बहिष्कार करने पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आपका क्रांतिकारियों की हिंसा का समर्थक थे। 20वीं शताब्दी में प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाबों का एक समूह ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। 20वीं सदी का प्रारंभ है और 1906 में जो बड़े और नवाब यानी कि अमीर वर्ग थे, उन्होंने मिलकर ढाका यानी कि जो आपका बांग्लादेश में, इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे हम अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कहते हैं, ठीक, इसका गठन किया गया। कब? 1906 में। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। अब लीग क्या कह रही है? नहीं जी, बंगाल विभाजन सही हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ विधानसभा परिषदों में सीटों को लेकर जो हंगामा था, वो उसका समर्थन करती थी आपका कौन? लीग, कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाए, और यही था सबसे बड़ा पंगा, उनको अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहिए थी, जिसके लिए वो विरोध कर रहे थे। 1909 में सरकार ने यह मांग की कि अब परिषदों की कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी जाए, जिन्हें मुसलमान मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना चाहिए। इससे राजनेताओं ने अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा कर दिया। क्या होगा? अब उनको अपना एक लालच पैदा करने का उनको मौका। 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यम वर्गीय धड़ा बहिष्कृत राजनीति के विरुद्ध था। लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस में मध्यम वर्गीय का दबाव बढ़ने गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई। अगले साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। अब 1915 में दो खेमे, मतलब आप देखिए 1906 में आपका लीग हुई, और लीग हमेशा विरोध करती थी कांग्रेस का, वो आपका समर्थन को लेकर, हर चीज को लेकर विरोध करी। दोनों का बाद में आपका समझौता हुआ 1915 में। लखनऊ आपका समझौता जाना जाता है, ये आपका मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, जो दोनों ने एक दूसरे की अपनी शर्तों को, अपनी बिंदुओं को, अपनी बातों को रखा, एक दूसरे के समर्थन किया और इन चीजों की बर्खास्त की। अब दोनों संगठनों ने देश के प्रतिनिधि सरकार के गठन करने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। क्या हम क्यों ना विरोध का माहौल छोड़कर हम सब मिलकर काम करें और एक ही फैसला लें? क्यों ना हम सब आपका विरोध करें? तो इन लोगों ने मिलकर ये निर्धारित किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे। ठीक है, ये आपको जन राष्ट्रवाद का उदय। जन माने होता है लोग, राष्ट्र माने देश, वाद मतलब किसी चीज को लेकर। तो जन राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है भारत में। देखिए क्या है, 1919 में या 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिला बड़ी बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। कई बार औद्योगिक मजदूर ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस में सक्रिय समर्थन में देने लगे। और कुछ ऐसा क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इससे खर्च को निकालने के लिए सरकार की निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर को बढ़ा दिया। सैनिक व्यवस्था व्यय में इजाफा हुआ। युद्ध आपूर्ति की वजह से कीमतें और चीजें भारी उछाल आया, ठीक, और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध में बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसा कि
अध्याय 6 में हम देख चुके हैं कि इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट, कपड़ा की मांग बढ़ गई थी और अन्य देशों में भी आयात की कमी ला दी गई थी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह के विकास में अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। क्या करने लगे थे? अधिक व्यवसाय अवसरों की मांग करने। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश कर दिया। एक विदेशी युद्ध की खासियत गांव में सिपाही की भर्ती पर दबाव डाल जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देश में युद्ध के मोर्चों पर भेज दिया गया। इसमें बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद ही समझदारी लेकर लौटते साम्राज्यवादी शक्ति आपका एशिया और अफ्रीका के लोगों में किस तरह शोषण कर दिया। फलस्वरूप भारत में औपनिवेशिक शासक का विरोध करने लगे। इसके अलावा 1917 में रूस में आपकी क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघ का समाचार और समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगा। भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। कैसा हो गया आपका? इन सबको आपका नई जो प्रेरणा है वो आपका मिलने लग गई थी और उसी के अनुसार ये सारी चीजें आपका हो रही थी। अब है महात्मा गांधी का आगमन। तो महात्मा गांधी एक रोल मॉडल है हमारी पूरी क्रांति के। इनको हम अभी रुक के पढ़ेंगे। तो अभी जितना हमने ये पढ़ा है, किस तरीके से आए हैं, कैसे जन आंदोलन उभरा, कैसे क्रांति हुई, कैसे चीजें बढ़ी, कैसे लीग हुआ, लीग के क्या समझौते थे, इसको आप अच्छे से आपका देख सकते हो, बात कर सकते हो और इसको पूरा समझोगे तो सारी चीजें बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी। हो गया? आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए, अब आप जानते हैं कि महात्मा गांधी कहाँ रहते थे। तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी तो भारत रहते नहीं। महात्मा गांधी उस दौरान जब भारतीय आंदोलन चल रहा था तो महात्मा गांधी अफ्रीका रहते थे। अफ्रीका में आपके बैरिस्टर थे और भारत में आने से पहले उन्होंने अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी किए हैं। क्लियर है? और जैसे साबरमती आश्रम, ऐसे फिनिक्स आश्रम उन्होंने अफ्रीका में आपका डेवलप किया, वहां लोगों के लिए काम करे। जब उन्होंने ये महसूस किया कि जो चीज आपका यहाँ हो रही है अफ्रीका में, ये मेरे देश में भी तो होती होगी, क्यों ना मुझे अपने देश में जाकर इन चीजों का विरोध करना चाहिए। और महात्मा गांधी इसी के लिए भारत आए और भारत आकर सबसे पहले 1917 में आपके चंपारण में पहला विद्रोह या कह सकते हैं आंदोलन, विद्रोह नहीं कहेंगे आंदोलन कहेंगे, किया। और अब देखिए थोड़ा पढ़ते हैं उनके हिसाब से तो चीजें बड़ी और अच्छी स्पष्ट हो जाएंगी। महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। जन नेता यानी कि जन नेता का मतलब होता है लोगों के नेता। लोगों के नेता गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वहां वे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी इच्छाएं, मान्यताएं लोगों का आदर करती थी। दक्षिणी अफ्रीकी आंदोलन की बजाय हिंदू,
मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल, उत्तर भारतीय, व्यापारी, वकील, मजदूर, सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान यह लोग उनकी जरूरतों और हालात को समझने लगे थे। उनकी शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद स्थानीय आंदोलन के रूप में थी। तो उनका सबसे पहला प्रयास क्या था? चंपारण था, और ये 1917 में है, और ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। उसके बाद खेड़ा है, ये खेड़ा पड़ता है आपका गुजरात में, और अहमदाबाद भी आपका गुजरात में। तो इन्होंने सबसे पहले आकर कहां भाग लिया? जो स्थानीय आंदोलन थे। ऐसे नहीं सीधे आके कांग्रेस में बैठ गए, स्थानीय आंदोलन में। और ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जब भारत आए वो कोई आम लोग नहीं थे, वो कोई आम लोग नहीं थे, उन्हें अंग्रेज पहचानते थे। और उन्हीं के चर्चे, जब बहुत सारे लेख ऐसे थे जो आपका देश विदेश जाते थे, तो महात्मा गांधी के चर्चे भारत में भी थे। लोग जानते थे कि कोई ऐसा भारतीय है जो अफ्रीका में अंग्रेजों का विरोध करता है। तो उनकी एक छवि पहले से ही आपके डेवलप थे, और राजकोट परिवार के से आपका जुड़े हुए थे। तो उनकी एक अपनी व्यक्तिगत पहचान भी थी, और अच्छे जो था अपने घर से पढ़े लिखे वेल फैमिली से थे। ठीक है, अब देखिए ये खड़े हैं महात्मा गांधी। ठीक, आपको दिखाई दे। इन आंदोलन के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। राजेंद्र प्रसाद उनको मिलते हैं आपके चंपारण में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनसे आपका मिलते हैं खेड़ा आंदोलन। और 1918 में अहमदाबाद में मील मजदूर हड़ताल आपका सफलतापूर्वक हुआ। ये आपका प्लेग को लेकर, आपके बोनस को लेकर एक विवाद हुआ था। उस विवाद में मजदूर, मील और मालिकों के बीच विवाद था। महात्मा गांधी ने उसको बड़े आसानी से आपको सुलझा दिया, और सुलझते ही तो महात्मा गांधी के तीनों सफल आंदोलन बड़े सफल रहे, और पूरे भारत में और अंग्रेजों में डंका कूद गया कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिना लड़े अहिंसा के दम पर अपनी बातों को मनवाता है। ठीक, इसी के चलते ये सारी चीज, ये बातें आपकी फेमस होने लगी, और महात्मा गांधी का नाम सब जगह आपका वर्चस्व के रूप में, एक अच्छी छवि के रूप में लड़ना शुरू हो गया। ना तो ये नरम दल के थे, ना ये गरम दल के थे। एक नया वाद चला जिसको हम कहते हैं गांधीवाद। अब गरम दल नरम दल से अलग थे गांधीवाद। इनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। ये धरने, प्रदर्शन, मौन व्रत, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन जैसे कार्यों के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपनी बातों को रखते थे। ना ये याचना करते थे, ना ये अपनी उग्र तरीके से अपनी बातों को मनवाते थे। ये अपने गांधीवादी जो उनके विचार थे, सत्य और अहिंसा के जो विचार थे, उन्हीं के आधार पर ये काम करते थे, और उन्हीं के आधार पर ये चलते थे। ये था महात्मा गांधी का सफर। आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट बिना अपील, बिना दलील के कानून कहा गया है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से इसका संबोधन किया है। रॉलेट एक्ट, और आप जानते हैं रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में जनव्यापी आंदोलन हुए। लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और बहुत सारे विरोध प्रकट किए। इनको भी हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो अभी रॉलेट एक्ट पढ़ने से पहले पीछे जितना हमने पूरा पढ़ा है राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में, चलिए थोड़ा जानकारी मैं आपको दे दूं जो मैं आपको बता रहा था। होता क्या है, महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस के संस्थापक थे। नटाल जगह है आपका अफ्रीका में, और वहीं आपका डरबन है, प्रिटोरिया डरबन। आप तो जानते हैं, इनको फेंक दिया था आप रेलवे स्टेशन पर। तो 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्ल भेद, रेसिज्म के खिलाफ इन्होंने एक आपका विद्रोह किया, नटाल कांग्रेस का गठन किया,
चित्र में आप गांधी को पहचान सकते हैं और पिछली कतार में खड़े हैं कोट पहने हुए। मैंने कहा ना ये महात्मा गांधी खड़े हैं, तो ये उस समय की आपकी स्थिति है। ठीक, आप इनको आपका देख सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा कि कैसे आपका राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुए, क्लियर है। और आंदोलन के साथ साथ आप पीछे देख सकते हैं कैसे आपका पूरा एक खेमा चला था, कैसे आपका जन आंदोलन हो रहे थे, कैसे कांग्रेस ने आपका जन अधिकार है, बंगाल विभाजन स्वराज आंदोलन हमने देखा, और स्वराज आंदोलन के खिलाफ, मतलब बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वराज आंदोलन चला था 1905 में ही। कितनी बड़ी मात्रा में लोगों ने विरोध किया, खादी वस्त्र पहने, अंग्रेजों को जो सामान था उसको लेने से इनकार कर दिया गया, बहिष्कार किया गया। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने बहुत बढ़िया से गौर करके अच्छे से आपको देखा और हमने हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए, रोलेट एक्ट 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। क्या कर रहे हैं? सत्याग्रह। सत्य के साथ आग्रह करना ही सत्याग्रह है कि श्रीमान जी आप ये काम मत करिए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ या आपसे कहता हूँ ये काम ना करें। तो यही है सत्य के साथ आग्रह, सत्याग्रह। किसके खिलाफ? रोलेट एक्ट कानून के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने, पुलिस और ज्यादा अधिकारों के लिए कानून लागू करने था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार लोगों के पास बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि जो बुनियादी स्वतंत्रता है, अधिकार हैं, उन पर अंकुश लगाने का उनका कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस कानून में शैतान की करतूत यानी कि निरंकुशवादी बताया है। शैतान की करतूत। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करें। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया गया। हड़तालें जाएंगी, आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। इनका क्या हुआ? आपका सत्याग्रह का गठन हुआ। और आप जानते हैं यह भी एक बहुत बड़ा मास लेबर था। अब आप जानते हैं कि सत्याग्रह के खिलाफ एक आपका जो है सभा हो रही थी पंजाब में, और उस पर क्या कर रहे थे? जनरल डायर अनाधुंध आपकी फायरिंग कर रहे थे। तो रोलेट एक्ट के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि मोटे तौर पर ये शहरों तक ही सीमित था, गांव में नहीं था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी यानी कि 13 अप्रैल के दिन अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुई, इसी का दमन हिस्सा था। होता क्या है, आपका डॉक्टर सत्यपाल सिंह किचलू और एक व्यक्ति और थे, उनके विरोध में आपका पंजाब का जो आपका जलियांवाला बाग अमृतसर में, वहां एक विरोध आपका सभा थी, शांति में बात कर रही थी। जनरल डायर ने वहां आकर अनाधुंध फायरिंग करवा दी, बहुत सारे लोग मार गए, और मरने के बाद एक हत्याकांड का नाम दिया, जिसका नाम आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में उभरा इतिहास में। इस जनसंहार पर रविंद्रनाथ टैगोर को आपका पीड़ा हुई, गुस्सा हुई,
और उन्होंने अपनी उपाधि थी उन पर, नाइटहुड की उपाधि उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी आपका क्या, ठीक। और रोलेट सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनने का प्रयास किया, ठीक है। और महात्मा गांधी ये सोचते थे कि उनकी राय में भारत में रहने वाले सभी लोग, यानी कि सभी हिंदू और मुसलमान अन्य धर्म के लोगों के देश है, उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान सभी अन्यायपूर्ण देश के लिए दूसरे के समर्थक रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने देखा और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। तो रोलेट एक्ट आपका देख सकते हैं, रोलेट एक्ट बेसिकली क्या था, एक आपका दमनकारी कानून था। देखिए बच्चों, चलिए देख लिया, ये रोलेट एक्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यह है वह परिसर, परिसर का मतलब होता है क्षेत्र, बाग का क्षेत्र है ये, जहां पर जनरल डायर ने लोगों की सभा पर गोलियां चलाई थी। इस चित्र को लोग दीवार पर बने गोलियों के निशान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये देखिए, ये जहां आप देख रहे हैं ना गोल गोल आपके व्हाइट से या आपके सर्कल हो रहे हैं इस तरीके के, ये गोलियों के ही निशान है। आज भी आप अगर जलियांवाला बाग जाओगे देखने के लिए तो आपको गोलियों के, ये तो सर है, तो आपको बहुत सारे गोलियों के निशान जो हैं आज भी आपको बने हुए दिखाई देंगे। क्लियर हुआ जलियांवाला बाग, ठीक। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।